तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NGS क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम आपको इस वीडियो में यानी इस वीडियो के बताए थे पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, ये लैंगिक जनन में सहायता करता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के दो भाग होते हैं, एक तो सहायक चक्र होगा, एक तो आवश्यक चक्र होगा। सहायक चक्र के दो भाग, एक तो बाह्य दलपुंज होगा, एक तो दलपुंज होगा। ठीक है, जो सबसे बाहर होगा उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं और उसके बावजूद इसको दलपुंज कहा जाता है। दोस्तों अब ये जो आवश्यक चक्र है इनके दो भाग, एक पुमंग होता है, एक जायांग। पुमंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोसियम, इंग्लिश में जायांग को गाइनोसियम बोला जाता है। तो ये दोस्तों इतना हुआ था। अब चलिए अब हम चलते हैं। अब यहां पर दोस्तों ये कारा बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं। दोस्तों बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, पुष्प के सबसे यानी अगर किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, बाह्य। नाम में लिखा है बाह्य मतलब सबसे बाहर। ठीक है, दलपुंज, पुंज का मतलब कई दलों के समूहों को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। यह सदैव हरे रंग का होता है। इकाई का मतलब दोस्त होता है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा, उसे हम इकाई बोलते हैं। जैसे कोई घर है तो घर में सबसे ज्यादा मात्रा ईंट, तो ईंट क्या हुई आपकी इकाई। हाँ, तो ये बाह्य दलपुंज सदैव हरे रंग का होगा। फूल आपका यानी जो पुष्प होगा कई रंग के हो सकते हैं, लेकिन आपका जो बाह्य दलपुंज होगा सदैव हरा होगा। अच्छा, सदैव हरा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये जब कली अवस्था में होते हैं, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ये हरे होते हैं इसलिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको पोषण प्रदान करता है, इसलिए हरा होता है। दलपुंज चाहे जो कलर का हो सकता है, लाल, पीला, गुलाबी, चाल, शराबी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सदैव हरे रंग का होता है। चलिए अब दूसरी बात आ जाती है, दलपुंज किसे कहते हैं। ठीक है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, दल। वहां क्या था, बाह्य दल, यहाँ क्या है, दल। और यह सदैव रंगीन होता है। जो दिन में फूल खिलते हैं वो सदैव रंगीन होते हैं, जो रात्रि को फूल खिलते हैं वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक कीटों को आकर्षित करना रहता है। दिन में फूल रंगीन खिलते हैं, वो कीट को दिखता है रंग बिरंगा, ठीक है, और वो एकदम भैया आकर्षित हो जाते हैं। अब सब सोचिए, वो कीट पतंगों की बात सोचिए, हम लोग, ठीक है, देखिए कीट पतंग के अलावा हम लोग किसी पुष्प को देख लेते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, एकदम मदहोश कर देते हैं। देखिए फूलों का जमाना, फूल से पता नहीं क्या हो जाता, मार भी हो जाता है। तो दोस्तों ठीक है, बहुत डेंजरस भी हो जाता है, जैसे जो यूज करें। ठीक है, देखिए हाँ, तो जो रात में फूल खिलते हैं वो रंगहीन होते हैं, इसलिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो रंग होगा तो कीट देख के जा नहीं सकता, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसमें महक ज्यादा की। जैसे आपका एग्जाम्पल में रात रानी लीजिए, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा महक होती है, इसलिए कीट पतंगे उनके महक को सूंघकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अरे ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत पेट का VIP रंग दिया जाए, रंग देश का क्रीम लगा दिया, रात को बैठा दिए, कोई देखेगा नहीं, ना देखेगा, तो कोई मतलब निकला नहीं। अगर आप सेंट मार बैठो तो लोग, कोई जाएगा, धेरा रहेगा, कहेगा यार कुछ महक रहा है, समझ में आई बात। तो आ जाइए, बाह्य दलपुंज हुआ, दलपुंज हुआ। अब आ जाते हैं हम पुमंग और जायांग। पुमंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोसियम। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंडोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, एंडोसियम।
यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह नर जनन अंग का भाग होता है। यह नर जनन अंग का भाग होता है। इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुष से पुरुष होता है, देखिए ऐसे समझ जाइएगा। और यह नर जनन अंग होता है। इनके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो। एक तो परागकोश होगा, एक पुतंतु। हमने आपको ये समझाया था, एक का नाम क्या होता है? परागकोश, एक का नाम क्या होगा? पुतंतु। ये ऐसे, ये इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट, पुतंतु। और ये घुड़ी हुई मुड़ी संरचना ऐसे मिल जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं? परागकोश। घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना को हम परागकोश कहते हैं। पुतंतु ये जिस परागकोश यानी एंथर जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। हिंदी में पुतंतु कहा जाता है। कौन सा? पुतंतु। अब आ जाइए, जायांग को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में गाइनोसियम बोला जाता है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। इसकी इकाई को दोस्तों हम स्त्री केसर कहते हैं। इनके तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय देखिए दोस्तों, जो लोटे के समान उभरे हुए भाग को हम अंडाशय कहते हैं। यह जायांग का प्रथम भाग होता है। यह जायांग का प्रथम भाग होता है। अब दोस्तों वर्तिका किसे कहते हैं? वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य भाग में जो सबसे पतले भाग को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोला जाता है। इंग्लिश में स्टाइल बोला जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वर्तिकाग्र किसे कहेंगे? देखिए नाम ही लिखा है वर्तिकाग्र, यानी सबसे कगार पर। ठीक है, ये जायांग का सबसे अंतिम भाग होता है, जो कगार के होने के कारण इसका नाम वर्तिकाग्र होता है। और इसी पे निषेचन होता है, इसी वर्तिकाग्र पर। ठीक है, ये पहचानता है किस जाति के हैं। अगर गुड़हल का पुष्प है तो उसी जाति का परागकण होगा, तो ये क्या करेगा? ठीक है, वो फूल का रीस बड़ा हो जाता है, जो परागकण होगा, और ये पहचान लेता है। तो ये पराग नलिका यहाँ ऐसे निर्माण कर देगा, और ये बीजाणु यहाँ पर, बीजाणु होते हैं यहाँ पर चला जाए। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे चल सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला भी ले सकते हो। ये था बाह दलपुंज, ये दलपुंज था। चलिए अब दोस्तों, अब हम देखते हैं निषेचन की पूर्व घटना। निषेचन की पूर्व घटना, यानी अब दोस्तों हम क्या देखेंगे? निषेचन की पूर्व घटना। एक तो होता है निषेचन, और लेकिन हम क्या देख रहे हैं? पूर्व घटना, निषेचन से पहले की घटना। तो निषेचन की पूर्व घटना में क्या होगा? पहले तो युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन के बाद क्या होगा? नर युग्मक उत्पन्न होगा। सबसे पुरुष वाले में देख रहे हैं, ठीक है, नर युग्मक। अब ये जो परागकोश, अभी हम घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना के बारे में देखे थे, एक घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना देखे थे, ये परागकोश। अब इनके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो। एक तो दो पाली, एक तो एक पाली। दो पाली द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। दो पाली को ही क्या बोला जाता है? द्विकोष्ठी। और एक पाली को हम क्या बोलते हैं? एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जब दो कोष्ठी है तो इसको अगर हम अनुप्रस्थ विभाजन, अगर ऐसे काट रहे हैं तो अनुप्रस्थ होता है। अगर किसी चीज को ऐसे काट रहे हैं तो उदग विभाजन होता है। तो हम कौन सा अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे? तो ये बताइए, अगर इनको, ठीक है, ये ऐसे था दो, इनको काट दिए तो बताइए दो दो चार। ठीक है, कैसी संरचना दिखेगी? लगभग ये आपको संरचना ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसे संरचना दिखेगा। ये दोस्तों ऐसी कुछ संरचना दिखेगी। ऐसे चार लघु बीजाणुधानी बनेगा। कितने? चार लघु बीजाणुधानी बन जाएगा। कितनी लघु बीजाणुधानी? चार। ऐसे ही सब में बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा? सब में ऐसे बनेगा, सब में बनेगा। ये तो हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, सब में ऐसे बन जाएगा। सब में ऐसे चार चार, यानी एक में
जब इसे ऐसे काटा जाएगा तो 4 बनेगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीन ले काट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये बात आ जाती है, हाँ अब क्या आ जाएगी, ये जो पराकोष है, पराकोष है दोस्तों, ये देखिए पराकोष। अब चलिए, हाँ चलिए पराकोष। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, क्या था ये चीज, हाँ परागकोश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, परागकोश की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना, एंथर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब देख रहे हैं परागकोश की संरचना। दोस्तों अब पता नहीं आपको, शायद थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपको नहीं शायद दिख रहा होगा। तो परागकोश की संरचना, अब जो परागकोश की संरचना कैसे बनेगी, हमने आपको बताया ये 4 लघु बीजाणुधानी, ठीक है, या परागधानी बोल सकते हो, इनका निर्माण होगा। तो इनके सबसे बाहर को जब कट कर दिया जाएगा तो सबसे जो बाहर होगा तो बाह्य त्वचा कहते हैं, जो सबसे बाहर होगा बाह्य त्वचा, ठीक है। अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मध्य परत। और फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, टेपिटम पाया जाता है। फिर इसके अंदर बीजाणु जनन ऊतक, यानी 5 भाग होते हैं। परागकोश की संरचना की बात किया जाए तो आइए, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस इंग्लिश में कहा जाता है। एपिडर्मिस इंग्लिश में दोस्त कहा जाता है। यह एक ही परत से मिलके बना होता है। कितने परत से, एक ही परत से मिलके बना होता है। यह सबसे बाहर की परत होती है दोस्तों। क्या होगी, सबसे बाहर, तभी तो कहा गया है बाह्य परत। कार्य क्या होगा, परागकोश को ये सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, परागकोश को ये सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसके अंदर क्या आएगा, अंतः त्वचा, यानी परागकोश के दूसरे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा, यानी अंतः मतलब अंदर। बाह्य त्वचा के नीचले परत जो पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा। यह भी एक परतों से मिलकर बना होता है। कार्य क्या होता है, परागकोश के स्फुटन में सहायता। कार्य क्या होगा, परागकोश के स्फुटन में दोस्तों ये क्या करेगा, सहायता करेगा। इतनी बात दोस्तों आपको क्या समझ में आई कि नहीं, बोलो हमारे प्यारे प्यारे छात्रों, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या हमने आपको बताया परागकोश की संरचना की बात किया जाए तो सबसे पहला भाग क्या होगा, बाह्य त्वचा। दूसरा भाग क्या होगा, अंतः त्वचा। अब दोनों एक ही परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य त्वचा का काम क्या था, परागकोश की सुरक्षा में प्रदान करना, और अंतः त्वचा का कार्य क्या था, स्फुटन में सहायता करेगा। ठीक है, जब वो परिपक्व अवस्था में हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे दाब पड़ेगा, पानी की कमी होगा और ये स्फुटन हो जाएगा। ठीक है, और परागकण आपका बाहर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों, तीसरा क्या है, मध्य परत। मेरे भाई मेरे बच्चे लोग, क्या ये तीसरा नंबर क्या होगा, मध्य स्तर। इंग्लिश में क्या होगा, मिडिल। लेयर माने परत, मिडिल माने मध्य होता है। अब दोस्तों 1 से 3 परतों से मिलके बना होता है। क्या मेरे बच्चे लोग, क्या समझ में आई, मध्य परत कितने परतों से मिलके बना होता है, 1 से 3 परतों से मिलके बना होता है। अब यह अंतः त्वचा के नीचे पाई जाती है। किसके, अंतः त्वचा के नीचे पाई जाती है। अगर कार्य की बात किया जाए दोस्त, क्या कार्य की बात किया जाए, यह सूक्ष्म बीजाणु मात्रकोशिका, यह सूक्ष्म बीजाणु मात्रकोशिका या लघु बीजाणु मात्रकोशिका को एक पोषण प्रदान करेगा। जो लघु बीजाणु मात्रकोशिका है या सूक्ष्म बीजाणु मात्रकोशिका है, उसको ये भाई साहब पोषण देगा, स्ट्रांग बनाएगा। आइए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरा सा झूम लो नारे बाबना, मैं चली। आइए भाई, मैं चली के साथ मेरे बायोलॉजी वाले छात्रों,
चलिए, ओ तेरी यार भाई। चलिए, टेपिटम आ गया। मध्य परत के बाद कौन सा भाग गया? टेपिटम। टेपिटम भी कितने परतों से मिलकर बना है? एक परतों से मिलकर। टेपिटम एक परत से मिलकर बना होता है। यह मध्य स्तर के नीचे पाई जाती है। अब कार्य क्या होगा? ये सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु या पराकण, जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका था, उससे ये उत्पन्न क्या होगा? ये आपका सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु या पराकण को ये पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये किसको पोषण प्रदान करेगा? जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से जो उत्पन्न होगा, यानी ये पराकण या सूक्ष्म बीजाणु, इसी का एक ही नाम है। ठीक है, एक ही लोग है, नाम अलग अलग है तो एक ही। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको ये पोषण प्रदान करेगा, टेपिटम करेगा। लेकिन मध्य परत को कौन करेगा? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करेगा। अब ये प्राकृतिक में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन एक पदार्थ है। ऑक्सीजन एक पदार्थ है, इनमें IAA पाया जाता है। क्या दोस्तों? IAA, जिसे क्या बोला जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या? इंडोल एसिटिक एसिड पाई जाती है। और इस टेपिटम से यूबिस्काय स्रावित होते हैं। कौन सा? यूबिस्काय स्रावित होते हैं। अब यूबिस्काय से एक क्या बना लेगा? एक स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ बनाता है। कौन सा पदार्थ दोस्तों? स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ बना लेता है। जब दोस्तों स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ बना लेता है तो वो क्या करेगा? इसके जरिए स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ के द्वारा क्या निर्माण हो जाएगा? क्या? ये जो पराकण होगा इसके ऊपर एक आवरण उत्पन्न बना देगा। स्पोरोपोलिनिन का काम जो आपका पराकण होगा इसके ऊपर एक आवरण उत्पन्न कर देगा। जैसे मटर है, उसके ऊपर देखिए एक आवरण उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? तो ये काम किसका है? आपके टेपिटम का। अब आ जाइए, लास्ट क्या होता है? बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक। ऊतक क्या है? ऊतक दोस्तों कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोई विशेष कार्य करे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोला जाएगा? ऊतक। तो कह रहा है सूक्ष्म बीजाणु या मात्र कोशिका या लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिकाओं की निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? बीजाणु जनन ऊतक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बाह्य त्वचा के नीचे, जो बाह्य त्वचा के नीचे विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका? विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विभाज्य का मतलब जिनका विभाजन हो सकता है, जिनका कोशिका विभाजन होता है। इनमें कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? आकार में बड़ी हो जाती। इनमें कुछ कोशिकाएं क्या होती? आकार में बड़ी हो जाती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? परापशु